नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रहे एक बहुत बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसे एक जबरदस्त नाम दिया गया है। तो चलिए सीधे इसी पर आते हैं। यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं ने इसे कहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। अब देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए एक बड़ी बात नहीं है। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये डील कितनी बड़ी, कितनी जरूरी और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर ये डील कोई रातों रात नहीं हो गई। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, लगभग 2 दशकों की। तो आइए जरा समझते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते तक पहुंचने का रास्ता कितना लंबा और घुमावदार रहा है। तो कहानी शुरू होती है 2007 में, बड़े जोर शोर से। पर 2013 आते आते ना कुछ मुश्किल मुद्दों पर, जैसे कारों पर टैक्स, बात अटक गई। और ऐसी अटकी कि पूरे 8 साल तक कोई बात ही नहीं हुई। फिर 2022 में जाकर बातचीत दोबारा शुरू हुई और अब उम्मीद है कि 2026 तक कुछ बड़ी घोषणा हो जाएगी। वाकई सफर काफी लंबा रहा। तो सवाल ये है कि भाई इतने साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों दोनों तरफ इतनी जल्दी है ये डील करने की? इसका जवाब छुपा है आज की बदलती दुनिया और ग्लोबल ट्रेड के नए समीकरणों में। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कोरोना महामारी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिला दिया है। अब देश क्या कर रहे हैं? वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे डी रिस्किंग भी कहते हैं। तो ऐसे में नई दिल्ली और ब्रुसेल्स दोनों को ये समझ आ गया है कि भाई अब साथ मिलकर काम करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। किसी भी बड़ी डील का सबसे अहम हिस्सा होता है लेन देन। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस डील में कौन क्या चाहता है? मतलब भारत को क्या चाहिए और यूरोप की नजरें किस पर है? यहां पर देखिए, दोनों की जरूरतें बिल्कुल साफ हैं। भारत चाहता है कि उसके कपड़े, लेदर, मतलब जिन चीजों को बनाने में ज्यादा लोग लगते हैं, उन्हें यूरोप का बड़ा बाजार मिले। साथ ही हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए वीजा आसान हो। दूसरी तरफ यूरोप क्या चाहता है? वो चाहता है कि भारत अपनी महंगी गाड़ियों, वाइन और मशीनरी पर जो भारी भरकम टैक्स लगाता है, उसे कम कर। यूरोपीय कारों की बात करें तो सोचिए जरा, भारत में उन पर 110% तक का टैक्स लगता है। जी हां, 110%। अब जाहिर है, इतने भारी टैक्स के साथ किसी भी कंपनी के लिए यहां टिकना बहुत मुश्किल है। और यही मुद्दा हमेशा से बातचीत में एक बड़ा रोड़ा रहा है। तो इसका हल क्या निकल रहा है? एक 2 स्टेप प्लान। सबसे पहले तो कुछ लिमिटेड कारों पर ड्यूटी को फौरन घटाकर 40% पर लाया जाएगा और फिर धीरे धीरे आने वाले सालों में इसे 10% तक ले जाने का प्लान है। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए भारत के ऑटो मार्केट का नक्शा ही बदल जाएगा। और मामला सिर्फ कारों का नहीं है। यूरोप से आने वाली वाइन और शराब पर तो भारत में 200% तक का टैक्स है। ये भी एक ऐसा एरिया है जहां यूरोप बड़ी कटौती चाहता है। तो ये तो वो बातें हो गई जिन पर शायद सहमति बन जाए, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जहां पेंच फंसा हुआ है। इतनी सारी बातचीत के बाद भी फिनिश लाइन अभी थोड़ी दूर है। कुछ बड़ी रुकावटें हैं अभी भी। चलिए एक नजर डालते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जहां बात अभी भी अटकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कितने सामानों पर टैक्स पूरी तरह से जीरो किया जाएगा। यूरोप चाहता है 95% से ज्यादा, पर भारत थोड़ा संभलकर 90% के आसपास ही रहना चाहता है। और इन सब के अलावा एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो काफी पेचीदा मुद्दा सामने आ गया है। वो है यूरोप का CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है। तो ये CBAM है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का कार्बन टैक्स है। 2026 से यूरोप क्या करेगा? जो देश उसके जितने सख्त कार्बन नियम नहीं मानते, वहां से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे सामान पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। मकसद क्या है? अपनी कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। मतलब अगर भारत की कोई कंपनी यूरोप को स्टील बेचती है तो उसे बताना पड़ेगा कि स्टील बनाने में कितना कार्बन निकला और उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं होगा। अंदाजा है कि इस CBAM की वजह से भारत से जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 20 से 35% तक का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, भारत इस डील के अंदर इस टैक्स से कुछ छूट जाता है और यही चीज बातचीत को और मुश्किल बना रही है। अच्छा, अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि सारे मुद्दे सुलझ गए, दोनों तरफ से डील की घोषणा हो गई। तो क्या इसका मतलब है कि डील फौरन लागू हो जाएगी? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अनाउंसमेंट के बाद शुरू होता है असली कागजी काम। समझौते के एक एक शब्द की कानूनी जांच होगी। इसमें कई महीने लग सकते हैं। और उसके बाद आती है सबसे बड़ी चुनौती, इसे यूरोपियन संसद से पास करवाना। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और सबके अपने अपने हित हैं, तो ये प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा खिंच जाता है। मतलब सीधा सा है,
डील की घोषणा होने के बाद भी इसे पूरी तरह से लागू होने में कम से कम 1 साल और लग सकता है। तो हाँ, घोषणा एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये मदर ऑफ ऑल डील्स सच में ग्लोबल ट्रेड का भविष्य बदल पाएगी? एक बात तो पक्की है, ये समझौता भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नया मोड़ जरूर लाएगा, पर इसका असली असर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दुनिया की बदलती रियलिटीज के सामने कितना टिक पाता। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।